नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और इतनी सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी जो कहानी है, वो कहानी आखिर तक सुनिएगा, तो आपको पता चलेगा। थंबनेल तो आप देख लिए होंगे, कहानी वाक़ई में हैरान करने वाली है। तो चलिए कहानी को शुरू करूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की हमारी जो कहानी है, वो कहानी है कानपुर की। ये कहानी है साल 2013 की। होता क्या है कि तारीख थी 18 मार्च साल 2013। कानपुर के कोर्ट में एक याचिका एक व्यक्ति था, जो कि बिठूर का रहने वाला था, बिठूर का निवासी था। वो एक कोर्ट में याचिका दायर करता है। याचिका दायर करता है, कोर्ट में जब पूछा जाता है, बात क्या है, तो याचिका देखी जाती है। उस शख्स से पूछा जाता है, तब एक कहानी सुनाता है वो शख्स कहता है कि सर, मैं बिठूर बिठूर निवास का रहने वाला निवासी हूँ। मैं रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए कुछ कुछ काम डेली कर लेता हूँ। तो मैं यूं ही, तारीख थी वही कुछ दिन पहले की बात है, 4-5 दिन पहले की बात है। हुआ क्या कि मैं काम से गया हुआ था। मेरी जो बीवी है, वो भी कुछ काम से गई हुई थी। मेरी बेटी है एक, जिसकी उम्र लगभग 14 से 15 साल के बीच है। होता क्या है कि मेरी बेटी घर पे अकेली थी। इसी बीच 3 लोग मेरे घर में आते हैं। पहला अरुण गोस्वामी, दूसरा दीपू गुप्ता, तीसरा अनिल कुमार गोडे। अब ये 3 लोग आते हैं और मेरी बेटी, जो कि केवल 14-15 साल की थी, उसके साथ वो लोग जबरदस्ती करते हैं, उसका बलात्कार करते हैं। और बलात्कार करने के बाद उससे धमकाते हैं कि अगर तुमने ये बात अपने माता या पिता किसी से भी शेयर की या बताई, तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, उन्हें मार देंगे हम। अब मेरी बेटी बहुत डर जाती है, सहम जाती है। जब मैं शाम को आता हूँ, तो फिर बेटी मुझे रो रो के ये कहानी बताती है, दर्द सह नहीं पाती है। फिर मैं फौरन उठकर पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ता हूँ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। लेकिन रास्ते में अनिल कुमार जो था, वो अपने पिता और अपने बीवी बच्चों के साथ आता है और कहता है कि अगर तुम कोर्ट में एफआईआर लिखवाओगे हमारे खिलाफ, तब हम तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं। इससे पिता डर जाता है, क्योंकि वो एक नॉर्मल और आम फैमिली से था। लेकिन समय गुजरता है, 3-4 दिन जब जैसे गुजरते हैं, इन 3-4 दिनों में देखता है कि मेरी जो बेटी है, यानी कि वो छोटी बच्ची जिसके साथ बलात्कार हुआ, रेप हुआ, वो बच्ची किसी से बात नहीं कर रही है। वो बच्ची किसी से नजरें नहीं मिला पा रही है। वो अपने बाप को नजर नहीं मिला पा रही है, बाप अपनी बेटी से नजर नहीं मिला पा रहा है। अब मैं समझ गया था कि पुलिस स्टेशन जाऊंगा तो वहां पे कुछ भी हो सकता है, वो लोग घूस वगैरह दे सकते हैं। इसीलिए मैं डायरेक्ट आज आपके पास आया हूँ 4-5 दिन बाद, हिम्मत करके, कि मैं अपनी बेटी को यूं घूरता नहीं देख सकता, यूं परेशान नहीं देख सकता। तब जाकर 18 मार्च साल 2024 को, सॉरी 13 को, वो याचिका के साथ वो कोर्ट पहुंचता है। और जब कोर्ट ये बात सुनती है कि एक नाबालिग लड़की के साथ ऐसा हुआ है, फौरन उन तीनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट, इन्वेस्टिगेशन के आदेश वहां के नजदीकी पुलिस स्टेशन, वहां के एसएचओ को दिया जाता है। अब वहां के जो पुलिस स्टेशन था, वो फौरन अरेस्ट करने के लिए पहुंच जाता है तीनों को, यानी अरुण गोस्वामी, दीपू गुप्ता और अनिल कुमार को। तीनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। तीनों को अरेस्ट करने के बाद पूछताछ की जाती है, तमाम चीजें कोर्ट में पेश किया जाता है, मुकदमा चलता है। इसी बीच जो तीनों लोग थे, वो लोग लगातार कह रहे थे कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हम बिल्कुल निर्दोष हैं। लेकिन ये जो बेटी का बाप था, वो कह रहा था लगातार कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया है। बल्कि उस लड़की को बुला के कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में गवाही ली जाती है। लड़की ये बोलती है, हाँ, इन तीनों ने मेरे साथ गलत किया है, बलात्कार किया और मुझे धमकाया भी है। अब आरोप बड़े गंभीर थे। पुलिस इन्हें अरेस्ट करती है, क्योंकि एक नाबालिग लड़की का केस था। अरेस्ट करके तमाम प्रोसेस जो थे वो होती है, इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। अब समय का पहिया गुजरता है। इसी बीच इन्हीं में से एक शख्स जो है, अनिल कुमार गोडे, उसकी बीवी थी, उसके पिता को भी, अनिल कुमार गोडे जो है, उसके पिता को भी डाला जाता है। उसके पिता को इसलिए डाला जाता है क्योंकि उसने धमकी दिया था कि उसे मारने में उसकी मदद करेगा। मतलब उसके लड़की जो गलत हुआ, उसके पिता को मारेगा, उसको धमकी दिया था। इसलिए उसके अनिल कुमार गोडे के पिता को भी डाला जाता है। लेकिन देखिए, अनिल कुमार गोडे की एक बीवी थी, उसके 2 बच्चे थे। पहला बच्चा था जो कि 14 साल का था तकरीबन, जिसका नाम था ऋषभ। दूसरा उसका एक बेटी थी, उपासना, यानी 14 साल 15 साल समथिंग, ऐसा ही कुछ उम्र होगा। हाँ, यही उम्र होगा। तो देखिए, इसके बाद ये जो लोग थे, अरुण गोस्वामी या फिर दीपू गुप्ता या फिर अरुण कुमार, इन लोग की उम्र जो थी वो 25 से 35 के बीच थी। और जो अनिल कुमार के जो पिता थे, उनकी उम्र थोड़ी बुजुर्ग से तो ऑफकोर्स ज्यादा होगी। इसके बाद तीनों जेल। अब जो अनिल कुमार की बीवी है, सारा काम, सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर आ गया, क्योंकि घर में मर्द कोई है नहीं। पति जो है वो जेल, जो उनका ससुर है वो जेल। तब घर के खर्च चलाए कैसे, एक बेटी को पाले कैसे, अपना पेट कैसे पाले। पेट पालने के साथ साथ उसकी बीवी को ये यकीन था कि मेरे पति जो अनिल कुमार गोडे हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्हें बस फंसाया गया है। तो उनके लिए लड़ना था।
उसे बेल दिलवाना था, उसके लिए इंसाफ चाहिए था। इंसाफ दिलवाने के लिए, लड़ने के लिए पैसों की जरूरत थी, जिससे वकील को दे, वकील की मोटी फी जो होती है उसे चुकता करे, तब जाके वकील भी उसके लिए लड़ेंगे। खैर वो तमाम तरह की जो काम हो सकते थे वो करती है, पैसे कमाने ही करती है। पैसे कमाते करते अपनी बेटी उपासना हो या फिर बेटा ऋषभ, उसको पढ़ाती है और जितना हो सकता है वकील को करती, वकील को पैसे देती ताकि उसके खिलाफ केस लड़ा जाए। समय गुजरता है, गुजरते गुजरते होता क्या कि एक साल गुजर जाता है, तकरीबन इन लोग की आर्थिक स्थिति अब डाउन होने लगती है, खराब होने लगती है। तो वकील भी जो था वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। उसके बाद कुछ वकील रखे जाते हैं, मतलब अनिल कुमार की जो बीवी थी वो रखते हैं लड़ने के लिए, लेकिन वो वकील चाय पानी वाले थे, कुछ पैसे लेते, चाय पानी पीते, लेकिन कुछ करते नहीं। यूं ही देखते देखते 5-6 साल गुजर जाते हैं। इन 5-6 सालों में जो अनिल कुमार के पिता थे वो मर जाते हैं। जेल में ही सजा काटते काटते वो मर गए। अब निर्दोष थे या नहीं ये तो साबित नहीं हो पाया, लेकिन वो मर जरूर गए। अब इसकी बीवी को जो था वो एक डर था, कहीं मेरे पति जो है अनिल कुमार, कहीं वो भी सजा काटते काटते कहीं मर ना जाए, उनको कुछ हो ना जाए। हालांकि जो अनिल कुमार के पिता थे उनकी उम्र भी हो चुकी थी। समय गुजरता है, इधर जो अनिल कुमार का बेटा बेटी था वो ऋषभ और उपासना, वो लोग पढ़ाई कर रहे थे, उन लोग इंटरमीडिएट पढ़ाई कर लिए थे, कंप्लीट हो चुका था समय के साथ। इंटरमीडिएट की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद वो लोग सोचते हैं कि देखिए जब माँ तो लगातार स्ट्रगल कर रही थी केस लड़ने के लिए, क्योंकि उसे अपने पति पे पूरा भरोसा था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बस फंसाया गया किसी के कारणवश। इधर हर बार गवाही जब भी होती, जब भी कोर्ट केस होती, तो लड़की जिसके साथ गलत हुआ था, उसका पिता जिसने केस किया था, दोनों आके समय समय पे अपने गवाही देते कि दोनों को कोई सजा मिले और गलत हुआ है। लेकिन अब जो बीवी को यकीन था अनिल कुमार को, लगातार कोशिश करती जितना हो सकता। देखते देखते ऋषभ और उपासना जो थे उन्हें भी अपने पिता पे यकीन था कि मेरे पिता ऐसा नहीं कर सकते। इंटरमीडिएट तक इन्होंने पढ़ाई बहुत अच्छे से की कंप्लीट, सब कुछ सही रहा, लेकिन इसके बाद जो घर की स्थिति है वो बहुत डाउन हो गई। खैर पिता को इंसाफ मिल नहीं रहा था, उसकी माँ लगातार लड़ रही थी, आर्थिक स्थिति डाउन हो चुकी थी। समाज, सोसाइटी, परिवार कोई मदद करने को आगे नहीं था। वकील की मोटी मोटी फीस चुका नहीं पा रही थी, लेकिन केस लड़ रही थी, लगातार कोशिश कर रही थी, जितना हो रहा था उसकी बीवी अनिल कुमार के अपना तरफ से कर रही थी ताकि उसे इंसाफ मिले और मर ना जाए जेल में, क्योंकि एक बहुत बड़ा धब्बा लग चुका था उसके नाम पे, उसके परिवार पे। समय गुजरता, इंटरमीडिएट कंप्लीट होने के बाद उपासना और ऋषभ दोनों थोड़ा सा क्लास में था बहुत आगे पीछे थे, लेकिन इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद दोनों एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं बड़े बड़े कॉलेज में नाम लेने के लिए। किस्मत अच्छी थी, मेहनत रंग लाई और एलएलबी के जो एंट्रेंस एग्जाम उन्होंने दिया था, अच्छा कॉलेज उन्हें मिल जाता है। इसके बाद दोनों को अच्छा कॉलेज मिलता है, थोड़ा सा आगे पीछे था, एक दूसरा कह सकते हैं, एक साल आगे पीछे, दोनों को अच्छा कॉलेज मिलता है, दोनों पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। एलएलबी की उन्हें वकालत करनी थी और ये वकालत का रास्ता उन्होंने इसलिए चुना ताकि वो अपने पिता को इंसाफ दिला पाए, क्योंकि तमाम लोग आए, तमाम वकील आए, पढ़े लिखे नॉर्मल से, सभी ने पैसे लिए, लेकिन कोई लड़ नहीं पाया, कोई जीत नहीं पाया, कोई एक बेल तक नहीं दिलवा पाया। इसलिए इन्हें खुद के पिता के लिए खुद लड़ना था, क्योंकि उन्हें विश्वास था मेरे पिता निर्दोष है। इसी के साथ पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। नाम तो उन्होंने लिखवा लिया, पढ़ाई लिखाई, इसके बाद उन लोगों से जितना हो सकता है वो बाहर का काम करते पढ़ाई के साथ साथ। किसी का घर झाड़ू पोछा, तो फिर किसी की बैग को इधर उधर पहुंचाना, ले जाना, तमाम तरह के जितने भी काम हो सकते थे, छोटे छोटे, जिससे थोड़े थोड़े पैसे आते रहे, जिससे वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके, जिससे और भी घर की थोड़ी मदद कर सके। ऋषभ हो या फिर उपासना, दोनों ये काम करते, दिन रात ये काम करते, कभी ऑनलाइन क्लासेस ले लेते, कभी सीनियर के ऑफिस में कुछ काम कर देते। समय गुजरते गुजरते इन लोगों का लाइफ स्ट्रगल पूरा रहा। पढ़ाई भी करते, काम भी करते, और करते करते कुछ समय बाद वो लोग डिग्री ले लेते वकालत की। वकालत की डिग्री लेने के बाद दोनों सक्सेस हो चुके थे और उन्हें डिग्री मिल चुकी थी। डिग्री मिलने के बाद देखिए दोनों को डिग्री तो मिल गई, लेकिन इसके बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। थोड़ा आगे पीछे किया, लेकिन रजिस्ट्रेशन में जो लड़का था ऋषभ, केवल उसका सिलेक्शन हुआ। लेकिन जो लड़की थी उपासना, उसका रजिस्ट्रेशन अप्लाई में सिलेक्शन नहीं हो पाया। जो भी वकालत का प्रोसेस होता होगा आप जानते होंगे, तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। लेकिन ऋषभ का सिलेक्शन हो चुका था, रजिस्ट्रेशन हो चुका था। इसके बाद इसी बीच वो लोग रजिस्ट्रेशन से पहले उन्होंने केस प्रैक्टिस किया था, तमाम केस को लेके उन्होंने केस का प्रैक्टिस किया, कैसे कैसे लड़ा जाता है, क्या क्या दाव पेच होते हैं, क्या क्या धाराएं किस तरीके से वर्क करती है, कैसे हम उसे तोड़ सकते हैं, कैसे उसे उलझा सकते हैं, या फिर कैसे उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है, जिससे क्या क्या एविडेंस हो सकते हैं, कौन कौन सा धाराएं लगाई जा सकती है।
ये सभी काम करने के बाद, ये प्रैक्टिस पूरा कंप्लीट करने के बाद अपना, उसके बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और रजिस्ट्रेशन में केवल ऋषभ का वो सिलेक्शन हुआ, लेकिन उपासना सेलेक्ट नहीं हुई। फिर ऋषभ पहली बार उस वकालत में अपने पिता और वो 3 लोग जो थे, मतलब 2 लोग और अरुण, दीपू और अपने पिता अनिल, तीनों के लिए उन्होंने बेल अर्जी दायर की। मतलब बेल के लिए जो एप्लीकेशन होता है वो डालता है। इसके बाद फिर से वो लड़की, जिसके साल कुछ साल पहले कह सकते हैं 10 साल, अब तो तकरीबन 11 साल कह सकते हैं, 11 साल पहले कह सकते हैं, जो भी लड़की थी उस समय 14-15 साल की, जो पिता था जिसने FIR इन तीनों पे किया था, दोनों कोर्ट में आते हैं फिर से और कहते हैं सर ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हमें नाइंसाफी का क्यों बढ़ता दिख रहा है, ये जो वकील है फिर कहाँ से आ गए, हमारी मेरी बेटी के साथ गलत हुआ, इतना गलत हुआ, फिर भी अभी भी आप मौका दे रहे हैं, ये तो गलत है। खैर पहली बार कोई वकील था, मतलब कि ऋषभ, जो कि अपने पिता के लिए लड़ा था, उन लोगों के लिए लड़ा था, जो कि प्रूफ करना था कि इसमें कई गलतियां हुई है पुलिस से, कई गलतियां हुई है कोर्ट से। पहले जो वकील है उन्होंने ना लड़ा, ना ही कोई उतना मतलब बहसबाजी की। जो इसका कहना था ऋषभ का कि एक बात बताइए जज साहब कि जब अगर ऐसा हुआ, लड़के के साथ बलात्कार हुआ, गलत हुआ, तो मेडिकल क्यों नहीं करवाया गया। जब ये बात कही गई तो उसका जो पिता था लड़की का जिसके साथ गलत हुआ, उसका पिता कहता है कि मेडिकल 3-4 दिन बाद में कोर्ट आया था, इसलिए मेडिकल नहीं करवाया, 3-4 दिन क्या मेडिकल होता है। इसके बाद तमाम तरह की बहसबाजी हुई दोनों तरफ से, दोनों तरफ के वकील हो या फिर दोनों तरफ के पक्ष विपक्ष हो, दोनों ने बहसबाजी की। और इस बहसबाजी के बाद जो ऋषभ था वो 2-3 कहानी सुनाता है, या कह सकते 1-2 कहानियां सुनाता है। उस कहानी के आधार पे आगे प्रोसेस होता है। तो आप पहले वो कहानी सुनिए, क्या कहना है ऋषभ का अपने पिता और तमाम लोगों के बचाव में। माफ कीजिएगा। तो देखिए कहना है कि ऋषभ का यही कहना है कि देखिए सर, ये जो पहला गुनहगार है अरुण गोस्वामी, अरुण गोस्वामी का इस घर की बड़ी बेटी के साथ शादी हुआ था। इस घर में एक बड़ी बेटी थी, ये छोटी बेटी जिसके साथ गलत हुआ था और जिसका बलात्कार कल्याण रहेगा, उसकी एक बड़ी बेटी, मतलब उसकी बड़ी बहन कह सकते हैं, तो उस पिता की बड़ी बेटी थी जो कि तलाकशुदा थी, उसकी शादी होती है अरुण गोस्वामी से। लेकिन शादी के बाद जो एक छोटी नाबालिग लड़की थी, जो छोटी लड़की थी, वो लड़की अरुण गोस्वामी को पसंद करती थी और लगातार उसके क्लोज जाने की कोशिश करती, लगातार उससे बातचीत करने की कोशिश करती। लेकिन जो अरुण गोस्वामी है वो मना करता, वो रोकने की कोशिश करता। यानी कह सकते हैं 1 साइडेड लव का मामला था छोटी लड़की की तरफ से, जिसके ऊपर बलात्कार कर केस लगाया गया। इसके बाद होता क्या है कि कुछ समय गुजरता है तो इसके जो पिता था, यानी कि अरुण कुमार की पत्नी का पिता, यानी अरुण कुमार का ससुर, उसका कहना था कि जो भी पैसे उसके पहले डाइवोर्स पति से मिले हैं वो पैसे ये लोग ले ले। लेकिन अरुण कुमार रोकता है और पैसे देने से इनकार करता है। और इसके बाद इन लोगों के बीच बहस होती है और फिर इसके वजह से वो प्लान करता है कि इसको फंसाया जाए। देखिए फंसाने का प्लान था कि वो पैसे नहीं दे रहा, तमाम चीजें, प्लस ये जो बलात्कार का जो आरोप लगाया गया उस नाबालिग लड़की ने भी इसीलिए साथ दिया क्योंकि उसका 1 साइडेड लव था। अरुण गोस्वामी जो था वो मना कर रहा था, उसके अंदर नाराजगी थी। इस नाराजगी की वजह से उसने ये कोशिश किया कि चलो फंसा देते हैं। दूसरा जो था दीपू गुप्ता, वो दूसरे जगह का रहने वाला था और दूसरे जगह का रहने वाला था। इस परिवार से कुछ अनबन था किसी चीज को लेके, और कह सकते बहसबाजी थी, अनबन था बहुत थोड़ा बड़े लेवल पे। इसी वजह से इस दीपू गुप्ता को दुश्मनी निकालने के लिए फंसाया गया। अब तीसरा जो अनिल कुमार, यानी कि वकील के पिता कह सकते हैं, ऋषभ के पिता यानी कि अनिल कुमार, वो शमशान घाट का वहीं पे एक इलाका है, मतलब उसी इलाका में जहाँ पे लोग परिवार रहता था, उसी परिवार के शमशान घाट में गार्ड की नौकरी करता था। अब गार्ड की नौकरी करता था, वो अपना जीवन सब कुछ सही गुजारा था। उसी के बगल में एक जमीन थी जो जमीन की इस परिवार का था, इस परिवार को किसी ने दिया था। ये उस जमीन को देखरेख करने कभी कभी आते तो इस गार्ड यानी कि अनिल कुमार से बातचीत हो जाती, हाय हेलो हो जाता, नमस्कार हो जाता। लेकिन देखिए होता क्या कि वो जो जमीन का मालिक था, जो इस परिवार को जमीन दिया था, उस जमीन के मालिक कुछ समय बाद वो जमीन अनिल कुमार गोडे को दे देता है। अनिल कुमार गोड को दे देता है ये जमीन, और इसके वजह से ये जो परिवार था, नाबालिग लड़की वाला पिता और नाबालिग लड़की, उनको पर मन में नफरत कह सकते, नाराजगी, दुश्मनी जो कहिए, वो इस जमीन को लेके थी कि उस गार्ड को मिल गया, अनिल कुमार को मिल गया, तो उससे भी उसे बदला लेना था। इसलिए इन तीनों को, जो कि आपस में एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, जो कि अलग अलग जगह रहते थे, उन तीनों को इस केस में, बलात्कार के केस में फंसा दिया ताकि एक से बदला ले पाए। एक ने मना किया था, नाराजगी थी, और एक से नाराजगी और थी, इसे तीनों को फंसाया गया इस केस में।
अपनी बेटी का। उस बेटी ने इसलिए केवल इसमें साथ दिया पिता का क्योंकि उसे अपने जो वन साइडेड लव था उसमें उसको इंसाफ चाहिए था, क्योंकि उसका अनुरोध जो था वो मान नहीं रहा था और इस लड़की के ऊपर नाराजगी थी, इसलिए लगातार ये कोशिश की। जब मामला बहसबाजी हुआ, ये कहानियां खुली, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी की। पूरी इन्वेस्टिगेशन में एक बात और सामने आई कि लड़की के साथ जब जो भी हुआ, जो भी उसका पिता कह रहा था, जब आरोप लगाया गया था उस वक्त वो लड़की नाबालिग नहीं थी बल्कि बालिग थी। तो सबसे पहले गलती यहाँ पकड़ा जाता है कि बालिग थी। देखिए, हमारे भारत के जो कानून, जो संविधान है, वो कहता है कि हम तब तक किसी भी इंसान को दोषी नहीं मान सकते जब तक कानून उसे दोषी करार ना दे दे, वो तब तक निर्दोष है। लेकिन हमारे यहाँ जब भी बलात्कार, लड़कियों से मामला जुड़े होते हैं, तो सोसाइटी हो, कोर्ट हो, पुलिस हो, तमाम जो होते हैं, सभी दोषी करार करने से पहले कोर्ट का लोग उसे, लड़के को गलत मान लेते हैं, दोषी करार दे देते हैं, निर्दोष समझते ही नहीं है। कहीं ना कहीं कई सारी कमियां हमारे संविधान में है, हमारे लोगों में है, हमारे समाज में है। और कई बार तमाम तरह की जो लड़कियों के लिए, लड़कियों के प्रोटेक्शन में कई कानून बनाए गए, उसका दुरुपयोग क्लियर होता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक शख्स जो है जिसके बारे में आपने सुना होगा कि काफी सालों से परेशान था, अभी उसने लाइव 1.5-2 घंटे का वीडियो बना के सुसाइड कर लिया था। सुसाइड किया, उसमें काफी चीजें उसने लिखी और जिसमें बीवी प्रताड़ित करते, उसका परिवार वाले प्रताड़ित करते थे, और अंत में वो AI इंजीनियर था, आई थिंक, लास्ट में वो मर गया लाइव वीडियो बना के 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ के। कहीं ना कहीं हमारा कानून बहुत ही लचीला है, इतना लचीला भी नहीं होना चाहिए कि एक सही इंसान को इंसाफ के चक्कर में वो उल्टा फंस जाए। तो देखिए, आज की हमारी कहानी यही थी। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने, केवल समाज में जागरूकता फैलाना है। अगर आप कहानी सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर तमाम कहानियां सुन सकते हैं। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अपनी विचारधारा कमेंट बॉक्स में रख के जरूर जाइएगा। मैं अक्सर ये कहानियां, नई कहानियां जो कि सच्ची घटना पर आधारित होती है, वो लाता रहता हूँ। तो मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।